हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आज चैप्टर 4 अध्याय 4 को कंप्लीट करेंगे। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो ये हमारा आज टॉपिक है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। यह वीडियो सीटेट 2024 जुलाई और अन्य जीके जीएस से संबंधित टॉपिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बेहतरीन और सफल तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कंप्लीट करने के लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हों तो आपको धन्यवाद है, और नए वाचर आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर पढ़ने वाला हर शाम को वीडियो जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की कंटिन्यू तैयारी कराई जा रही है, उस वीडियो को वॉच करने के लिए बिना समय गंवाए आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दिया जाए तुरंत प्राप्त हो और आप बिना समय गंवाए तत्काल वॉच करें और अपनी एक बेहतरीन और मजबूत तैयारी करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा 4 अध्याय 4, जैसा कि मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक शीर्षक है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। तो आपको बताते चलें कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना से पहले मुगल एक खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते थे और इस देश से उस देश, इस राज्य से उस राज्य भ्रमण करते रहते थे। और भारत में बाबर के रूप में मुगल अपनी सत्ता शासन स्थापित करने में सफल हुआ। तो यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य। बाबर से 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार इन्होंने लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो आज हमारा दिल्ली का लाल किला है, जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को संबोधित करते हैं, वह किसी समय मुगल शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। ये देखिए, यही दिल्ली का लाल किला है। यदि आप न गए हों तो बैठे बैठे यहाँ से इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला का गेट है, ये अंदर का सीन है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल जो है 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। तो मुगल जो है कुछ चंगेज खान की ओर से और कुछ
तैमूर की ओर से, ये इनके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? तो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। और तैमूर के साथ ही ये मुगल अपना चित्र बनवाना पसंद करते थे। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर था, जो ऐसा कि हमने बताया। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसी शासन में इन्होंने 4 युद्ध किए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध किया, 1527 में चंदेरी का युद्ध किया और 1528 में घग्गर का युद्ध। बाबर ने 4 युद्ध लगातार 4 वर्षों में किए थे। फिर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1526 से 1530 ईस्वी के बीच बाबर दिल्ली के शासन पर बैठता है। जब 1494 में फरगाना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तो बाबर कहाँ का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? तो फरगाना का। सबसे पहले भारत में शासन से पहले फरगाना का उत्तराधिकार प्राप्त किया था 1494 में। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये मुगल कई शाखाओं में बटे थे। तो इनकी एक शाखा उजबेग थी और उजबेगों से इनकी जो भारतीय मुगल थे उनकी दुश्मनी थी। तो उन्हीं उजबेग जो इनके दुश्मन मुगल थे के आक्रमण के कारण उसे फरगाना की गद्दी छोड़ करके भागनी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर वहां से जब भागा तो 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। उसके बाद उसने 1526 में बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसके बाद 1526 की पानीपत के युद्ध में भारतीय राजा इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ये देखिए सीन है। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो भारत में पहली बार युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया गया कब? बाबर द्वारा पानीपत के 1526 की लड़ाई में सबसे पहले यूज हुआ था। फिर इसके बाद में ये देखिए, ये उस मुगलों का ये जो है रहा स्थिति, राजनैतिक स्थिति इस नए नक्शे में दर्शाया गया है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल जो है क्या ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, इसमें विश्वास नहीं करते थे। जो बहादुर होता था वही राजा बन सकता था। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे दायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो सहदायद जो था, सहदायद
सहदायत में ये होता था कि मुगल जो है मुगल जो राजा होता था उसके जितने पुत्र होते थे उन सभी पुत्रों में राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था। यही सहदायत का नियम था। सहदायत के नियम के थ्रू ये होता था। पिता का बड़ा पुत्र राजा होगा ये नहीं होता था। सहदायत के अनुसार मुगल अपने सभी पुत्रों में अपने राज्य को बांट देता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायत? तो मुगल सहदायत का परंपरा का पालन करते थे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूती के इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखिए, यह है राजपूतों के साथ मुगलों की शादी कैसे कहाँ हुई। तो इसको हम देखते हैं कि राजपूतों के साथ जो हुई मुगलों की, तो जहांगीर की माँ थी वह कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ जो थी वो कछवा जो राजपूत थे की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। जो शाहजहां थी उसकी भी माँ एक राठौर राजपूत थे, उसके राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस प्रकार मुगलों के साथ राजपूतों के वैवाहिक संबंध भी जुड़े, जो कि शाहजहां खुद एक राजपूत और जहांगीर खुद एक राजपूत माँ का पुत्र था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग। जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे ये देखते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो जो मुगल दरबार में सेवा में नौकरशाह के रूप में होते थे वही मनसबदार कहे जाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो मनसबदार एक सरकारी हैसियत और पद होती थी मुगल दरबार में। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किस पर निर्भर होता था पद और वेतन? ध्यान रखिएगा, जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। तो घोड़ों को दगवाने की व्यवस्था, सैनिकों की पंजीकरण की व्यवस्था ये मनसबदार करते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो मनसबदार जो होते थे वे अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में वह अपना वेतन कैसे पाते थे? तो भूमि से राजस्व जो प्राप्त होता था उसी से पाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। जो भूमि उनके पास होती थी जागीर कही जाती थी, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। पहले हम इक्ता जान चुके हैं, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप एक जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों को सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो किसानों की उपज से मिलने वाला कर था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जमींदार कौन होता था? तो वह मुगलों के द्वारा नियुक्त होता था, जो गांव का मुखिया या शक्तिशाली सरदार होता था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। तो अकबर के राजस्व मंत्री जो टोडरमल थे, अब वे राजस्व कर जो है वह नगद के रूप में निश्चित कर दिए थे। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो टोडरमल द्वारा राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई उसको क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। जब्ती प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली पूछ देता है तो ये अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल का लाया हुआ था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित था जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये काफी फेमस बुक है, इसको देखते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी को अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। किसको दिया? तो अकबर ने दरबारी अबुल फजल को दिया ये काम, अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का। अबुल फजल ने इस इतिहास
यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तो ये आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अब जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां का नाम आप सुने होंगे, उसको देखते हैं। नूरजहां का नाम जो ओरिजिनल था वह मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो जहांगीर से विवाह से पहले नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था और 1611 में शादी के बाद मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ये प्रश्न यहां से देखिए, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए? तो चांदी के, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण था और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश और फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह सर्वोत्तम महिला बने। चलिए अब देखते हैं सुलह ए कुल। ये सुलह ए कुल क्या था? तो सुलह ए कुल अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में हम सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो सुलह ए कुल क्या था? तो ये सार्विक शांति का स्थान था। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति रही? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था केवल कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भरते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे।
ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अब कल अगले अध्याय चैप्टर 5 को लेकर के आएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते चलें, और जो नए वाचर हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स माय वीडियो वाच।